हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। सो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार फायरमैन टॉप 30 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें हम कवर करेंगे जीके, जिसमें हिंदी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो के एंड तक बने रहिए और पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। आज की इस क्लास का पीडीएफ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से अगर आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो वहाँ से अगर आप पीडीएफ को ले सकते हो। और कुछ लोग पूछ रहे थे एग्जाम के बारे में, तो एग्जाम के बारे में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको प्रिपरेशन करते रहना है। अगर कोरोना का तीसरा लहर नहीं आता है तो सितंबर में आपका 100% इसका एग्जाम लिया जाएगा। तो इसको आपको मद्देनजर रखते हुए एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आपको प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। एग्जाम के लिए टेंशन नहीं लेना, ये सितंबर में आपका एग्जाम लिया जाएगा। इसके लिए वीडियो अलग से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही समझो कि सितंबर में आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आपको 1 नंबर में पूछा जा रहा है, भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो भूचाल का अपकेंद्र की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, भूकंप जहाँ से उद्गम होता है उसके ठीक जो जहाँ पर कि जैसे कि भूकंप मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका उद्गम हो रहा है, इसके ठीक ऊर्ध्वाधर बिंदु जहाँ पर कि भूकंप की तीव्रताएं सर्वप्रथम महसूस होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको उद्गम केंद्र के नाम से जानते हैं। तो उद्गम केंद्र वो आपका होता है जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, उसके ऊर्ध्वाधर हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग भूकंप का उद्गम केंद्र यानी ऊर्ध्वाधर केंद्र के नाम से जानते हैं। जहाँ पर कि ऊर्ध्वाधर करने का मतलब क्या, जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ और इसके सीधे हम लोग जहाँ पर कि भूकंप की तीव्रता हमें महसूस होती है उसको कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर हुआ बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपकेंद्र कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि भूकंप का हुआ बिंदु जहाँ पर भूकंप का उद्गम होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग एपी सेंटर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि भूकंप की तीव्रता जहाँ पर महसूस होती है पृथ्वी के ठीक ऊपर, जहां पर कि भूकंप की तीव्रता यानी उत्पन्न होती है, इसके ठीक ऊपर हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग भूकंप का अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। तो इतने चीजों को आपको यहाँ से याद रखना जो पूछा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 2 नंबर में पूछा जा रहा है, अंकलेश्वर डैश के लिए जाना जाता है। तो बताइए कि अंकलेश्वर ये किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है, किस चीज़ों के लिए जाना जाता है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताना है। तो अंकलेश्वर की अगर हम लोग बात करें तो ये तो तेल शोधक पेट्रोलियम के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर होगा डी करेक्ट हो जाएगा। और अंकलेश्वर की अगर हम लोग बात करें तो ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके गुजरात राज्य में अंकलेश्वर स्थित है, जो कि पेट्रोलियम उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है। ऑप्शन यहाँ पर होगा डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो आपसे चीज़ें पूछा जाता है कि पेट्रोलियम का निर्माण जो होता है ये किस प्रकार के चट्टान से होता है, तो आपको याद रखना कि पेट्रोलियम का जो निर्माण होता है ये आपके अवसादी चट्टान से निर्माण होता है। ये चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना जो पूछा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 3 नंबर में पूछा जा रहा है, लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात करें तो लक्षद्वीप में जो बोला जाता है, जिसे हम लोग मान लेते हैं कि बिहार का, क्योंकि हिंदी जो है तो पूरा राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन बिहार की अगर हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ये आपका हिंदी क्या है, ये आपका हिंदी। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको जो चीज़ें बताना है कि लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं, तो ये वहाँ का क्या है, तो ये मलयालम चलता है वहाँ पर ज़्यादा। तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कन्नड़ की, तो कन्नड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पर बोला जाता है, तो ये आपको याद रखना कि कर्नाटक में कन्नड़ सबसे ज़्यादा बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तमिल की, तो तमिल कहाँ पर बोला जाता है, तो ये दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा बोला जाता है। कहाँ पर, तो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा तमिल बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तेलुगु की, तो याद रखिए कि तेलुगु जो बोला जाता है ये सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेलुगु बोला जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 4 नंबर में पूछा जा रहा है, वर्ष यहाँ पर 2 बार वर्ष आपका टाइप हो गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका का अनुपात सबसे कम है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करें, अकॉर्डिंग 2011 की जनगणना के अनुसार बालक बालिका का सबसे कम अनुपात किस राज्य का है, तो ये आपका हरियाणा का है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, पूछा जाता है जनसंख्या दर ऋणात्मक कहाँ का है, तो याद रखिए कि नागालैंड का जनसंख्या दर जो है ये ऋणात्मक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि इंग्लिश सबसे ज़्यादा भारत में किस राज्य किस स्टेट में बोली जाती है, तो ये नागालैंड में सबसे ज़्यादा भारत में इंग्लिश बोली जाती है। ऑप्शन यहाँ पर होगा डी करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या की अगर हम लोग बात करें 2011 के अकॉर्डिंग ये कहाँ का जनसंख्या अनुपात सबसे कम है, बालक और बालिका का, तो ये आपका हरियाणा हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 5 नंबर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, जैसे कि इसको डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा
ऊर्जा जो है व्यक्ति को किससे प्राप्त होता है, तो याद रखिए कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा व्यक्ति को प्राप्त होता है ये वसा से होता है। लेकिन अगर हम लोग ये बात करें कि सबसे ज़्यादा अगर तेज़ी से अगर हम लोग बात करें कि तात्क्षणिक रूप से ऊर्जा किससे मिलता है, तो ये मिलता है कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ मिलता है, तो याद रखिए कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा ये आपके चावल में पाया जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलेगा, तो वसा से मिलेगा सबसे ज़्यादा ऊर्जा। लेकिन अगर हम लोग बात करें शीघ्रता से, तेज़ी से किससे मिल सकता है, तो ये आपको कार्बोहाइड्रेट से मिल सकता है। और कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपके चावल में पाया जाता है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलने का कारण ये है कि कार्बोहाइड्रेट का जो विखंडन होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्योंकि पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऊर्जा का जो संचालन होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बोहाइड्रेट का विखंडन होगा तो वो डायरेक्ट ऊर्जा का ट्रांसपोर्ट करती है, जिसके कारण से क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट से शीघ्रता से ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन वसा की अगर हम लोग बात करते हैं, वसा क्या होते हैं कि वसा क्या होते हैं कि ये मतलब धीरे धीरे क्या होता है कि शरीर के सभी बॉडी तक पहुँचते हैं, जिसके कारण से ऊर्जा इससे बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन धीरे धीरे मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। जैसे कि मान लेते हैं कि 100 ग्राम आप मक्खन ले लेते हैं, 100 ग्राम सेब ले लेते हैं, 100 ग्राम पनीर ले लेते हैं और 100 ग्राम चीनी ले लेते हैं। इसमें आपको यहाँ पर बताना है कि सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा आपको मिलेगा किससे मिलेगा, यानी मात्रा समान होना चाहिए लेकिन ऊर्जा ज़्यादा मिलना चाहिए। तो इसकी अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मक्खन। क्योंकि मक्खन में क्या पाया जाता है, तो इसमें आपका वसा पाया जाता है, जिसके कारण जो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर आपको 6 नंबर में पूछा जा रहा है लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये सभी प्रश्नों को आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि ट्रेंडिंग में चलता है, ये सब पूछा जाता है, जनरली प्रश्न ये सब पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि नाइट्रस सॉरी आपका ये जो लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका होता है नाइट्रस ऑक्साइड। केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो N2O होता है, केमिकल फॉर्मूला भी दे करके पूछा जाता है। याद रखिए कि N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर आपको 7 नंबर में पूछा जा रहा है पीतल किसकी मिश्र धातु होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए पीतल किसकी मिश्र धातु होती है। तो पीतल की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो याद रखिए कि पीतल जस्ता और तांबा का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जस्ता की अगर हम लोग बात करें कि जस्ता इसमें कितना पाया जाता है, तो याद रखिए कि जस्ता इसमें आपका 30% जस्ता पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग तांबा की, कॉपर की बात कर लें तो कॉपर इसमें आपका 70% पाया जाता है, जिसको मिला करके क्या आपका बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, तो पीतल का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जिसका कि प्रयोग टंकी बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आपको 8 नंबर में पूछा जा रहा है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में दिया हूँ मीथेन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी ब्यूटेन, ऑप्शन डी प्रोपेन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मीथेन। मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है। प्राकृतिक गैस में अगर हम लोग बात करें तो 65% लगभग आपका मीथेन की मात्राएं पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आपको पूछा जा रहा है दिया सलाई में प्रयोग किया गया फॉस्फोरस का अपरूप क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि दिया सलाई में प्रयोग किया वाला यानी माचिस का जो तीली होता है उसमें किस प्रकार का फॉस्फोरस होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो उसमें आपका लाल फॉस्फोरस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एक होता है श्वेत फॉस्फोरस। श्वेत फॉस्फोरस का जो प्रयोग किया जाता है कहाँ पर किया जाता है, तो श्वेत फॉस्फोरस का प्रयोग चूहा को मारने में किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। लाल फॉस्फोरस का प्रयोग किया जाता है आपके दिया सलाई में। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 10 नंबर में परमाणु क्रमांक 20 वाली परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यानी 20 दिया हुआ आपका कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है और इसका आपको यहाँ पर लिखना है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। अच्छा 20 किसका एटॉमिक नंबर है, तो ये आपका जो है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है। याद रखिएगा कैल्शियम का क्या है, तो 20 है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें कि इसका एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा, तो ये आपका 2 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका 8 हो जाएगा, उसके बाद आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिया हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 11 नंबर में ज्वर नियंत्रक में सहायक औषधि का मान होता है, औषधि का नाम है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ज्वर नियंत्रण में किस प्रकार के औषधि का प्रयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसमें पैरासीटामोल का किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 12 में वनस्पति तेल घी में परिवर्तन कैसे होता है, ये आपको हमारे बताना है। तो बताइए कि वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अगर उत्प्रेरक की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 13 नंबर में समुद्री शैवाल में क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि समुद्री शैवाल में क्या पाया जाता है। तो समुद्री शैवाल की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें आपका आयोडीन पाया जाता है।
ऑप्शन यहाँ पर अगर बी करेक्ट हो जाएगा। आयोडीन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको आयोडाइड लिखा हुआ है वही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि आयोडीन जो होता है सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होता है, ये समुद्री घास से आयोडीन सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताया कि सेल्यूलोज किसका मुख्य घटक होता है, तो ये आपके कोशिका भित्ति का होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको एक करेक्ट है। सेल्यूलोज के बारे में याद रखना कि पादप कोशिका में सिर्फ आपका सेल्यूलोज पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तो ये पादप कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है, आपको नंबर बताना है। तो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपके गर्भाशय के द्वारा किया जाता है। गर्भाशय के द्वारा भ्रूण विकास के लिए खाद आपूर्ति की जाती है किसके द्वारा, तो ये गर्भाशय के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आपको पूछा जा रहा है 16 नंबर पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। तो बताइए कि पीनियल ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, आपको यहाँ पर बताना है। तो पीनियल ग्रंथि की अगर हम बात करें तो ये आपको यकृत में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर हम लोग बात करें तो यकृत होता है, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी जहरीली पदार्थ का सेवन करता है तो उसको जो विषहीन बनाने का कार्य करता है ये यकृत के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है 17 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील की अगर हम लोग बात करें तो ए, डी, उसके बाद ई और उसके बाद आपका के, इतने विटामिन जो होते हैं ये आपका क्या होता है कि वसा में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि पानी में घुलनशील आपका कौन कौन से विटामिन होता है, तो याद रखिए कि CHB जो होते हैं ये आपके पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं, यानी वाटर सोलेबल होता है और ऊपर वाला आपका फेट सोलेबल है। तो यहाँ पर जो चीज़ें आपसे पूछी जा रही है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आपका पानी में घुलनशील है, तो पानी में घुलनशील हम लोग छाड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया एक, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि विटामिन ए जो ये आपका वसा में घुलनशील है। विटामिन बी की अगर हम बात करें तो ये आपका पानी में घुलनशील है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। विटामिन डी की अगर हम लोग बात करें तो यह भी आपका किसमें घुलनशील है, तो ये भी आपका वसा में घुलनशील है, ये गलत। ऑप्शन डी भी यहाँ पर आपका गलत है। बस इतना चीज़ों को याद रखना, विटामिन से आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा रहा है 18 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है, ये आपका नंबर बताना है। तो बताइए कौन सा क्षेत्र। ऑप्शन है प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीयक, ऑप्शन डी तीनों, सभी तीनों में बराबर योगदान देते हैं। ये आपको चीज़ें यहाँ पर छाटना है, कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत की अगर हम लोग बात करें कि GDP की, GDP में सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है ये तृतीयक सेक्टर का होता है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो सबसे ज़्यादा योगदान होता है इसमें किसका होता है, तो इसमें तृतीयक सेक्टर का होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है। तो बताइए कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं व्यक्तिगत इकाई से होता है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 20 नंबर में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताया कि भारत में किस क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में किस कारण से बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें क्या होता है कि कृषि की समयामिक प्रकृति के कारण से सबसे ज़्यादा जो है बेरोजगारी की मुख्य समस्या है। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि कुछ खास सीजन में ही व्यक्ति को काम मिल पाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कृषि क्षेत्र में काम करता है तो उसमें क्या होता है कि सामयिक होता है, यानी समय पर उसमें काम मिलता है, फिर उसका क्या होता है काम बंद हो जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में यही सबसे मेन बड़ी समस्या है आपका। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते। इसके अलावा पूछा जाता है छिपी हुई बेरोजगारी का तात्पर्य क्या है। तो याद रखिएगा कि छिपी हुई बेरोजगारी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तो छिपी हुई बेरोजगारी की अगर बात करें तो इंडस्ट्री के क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उसको हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 21 नंबर में भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। तो सबसे प्रमुख कारण है ये जनसंख्या में वृद्धि। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 22 नंबर में मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया गया, क्योंकि इसका कारण क्या था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। मुस्लिम लीग के संविधान का जो बहिष्कार किया गया क्यों किया गया, ये चीज़ आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो वो मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान बनाना चाहती थी जिसके कारण से बहिष्कार किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट है। इसके अलावा पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो ये कब किया गया था, VVI क्वेश्चन जो आपका पूछा हुआ प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये आपका 1906 में 23 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा कि मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान की व्यवस्था करना चाहती थी जिसके कारण से मुस्लिम लीग के संविधान का बहिष्कार किया गया। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 23 नंबर में, अनुयय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताया कि अनुनय शब्द का संधि विच्छेद सही क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका अनु प्लस यय हो जाएगा, अनुनय हो जाएगा। इसको आप खुद से पढ़िए, एक दो बार आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा इसका संधि विच्छेद सही होने वाला है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है अस्मित शब्द का अर्थ क्या होता है, बताइए कि अस्मित शब्द का अर्थ क्या होती है, ये चीज़ आपको हमारे बताना है। तो अस्मित का मतलब होता है मुस्कान, क्या होता है इसका मतलब होता है आपका मुस्कान, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिया हुआ है मुस्कान, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 25 नंबर में, गुरु नानक देव की जन्म कब हुआ था, ये आपको हमारा बताना है। तो गुरु नानक के से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान में रखना है। गुरु नानक देव के जन्म की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, 1469 में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 24 नंबर में, मछली किसकी रचना है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताएं मछली किसकी रचना है, तो याद रखिए कि मछली विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है 27, विनोद कुमार शुक्ल को 1919 में कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि विनोद कुमार शुक्ल को 1919 में कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए विनोद कुमार शुक्ल की अगर हम लोग बात करें तो इसको कई सारे सम्मान से सम्मानित किया गया है, लेकिन बात करें हम लोग अगर 1919 के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात कर ले तो याद रखिए कि 1919 में जो सम्मानित किया गया था साहित्य अकादमी के क्षेत्र में, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। इसके अलावा याद रखिए कि साहित्य के क्षेत्र में सर्वप्रथम जो पुरस्कार जो दिया गया था ये किसको दिया गया था, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सर्वप्रथम साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, तो राष्ट्रीय गान जो लिखा हुआ है ये किसके द्वारा लिखा हुआ था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रीय गान लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अमार सोनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। लेकिन अगर राष्ट्रीय गीत की अगर हम लोग बात करें तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। तो इतने चीजों को आप याद रखिए, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है 28 नंबर में, भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम को कब लागू किया गया है, तो ये किया गया था 1985 में किया गया था, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसको कब किया गया था, तो ये जब 22वां संविधान 50 जब 2 संविधान संशोधन हुआ था तब जो है ये दल बदल विरोधी कानून को लाया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि 10वीं सूची को शामिल किया गया था। पूछा जाता है कि दल बदल जो विरोधी कानून है इसका जो किस सूची में इसका वर्णन किया गया है, तो 10वीं सूची में इसका वर्णन किया गया, ये आपको यहाँ पर याद रखना। और 10वीं सूची को जो जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था, तो जब 52वां संविधान संशोधन हुआ था तब जोड़ा गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है लघु ज्वार भाटा कब आता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो लघु ज्वार भाटा की अगर हम लोग बात करें तो सप्तमी अष्टमी के दिन आपका लघु ज्वार भाटा आता है। ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया हुआ करेक्ट ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए ये आता कब है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो जब सूर्य हो जाता है आपका, यानी सूर्य, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा जब एक ही नहीं समकोणिक में जब आ जाता है तब क्या होता है कि ज्वार भाटा की समस्याएं होती है। और ये कब होता है, तो ये सप्तमी और अष्टमी के दिन होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 30 नंबर में, घना पक्षी बिहार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि घना पक्षी बिहार निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है, तो ये आपके राजस्थान में अवस्थित है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा कि राजस्थान में ही अवस्थित। इसके अलावा अगर हम लोग राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में और क्या आपका, तो थार रेगिस्तान के बारे में याद रखिएगा, पूछा हुआ है कि थार रेगिस्तान जो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि हवा महल आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपका राजस्थान की कैपिटल जयपुर में स्थित है। तो इन सभी चीज़ों को आपको यहाँ पर याद रखना। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट। इसके अलावा जो भी आपका महत्वपूर्ण फैक्ट बनेगा ये सभी को हम बताते चलेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट ताकि आपका फिर से रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको याद रखना कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका असम में स्थित है, जो फेमस है, पूछा जाता है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें सरिस्का अभ्यारण्य के बारे में, तो ये कहाँ पर है, तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आपका उत्तराखंड में अवस्थित है। बस इतना ही चीज़ों को आपको यहाँ से याद रखना, बस इतना ही चीज़ों को आपको यहाँ से याद रखना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज इतना ही लेकर के आए थे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर चैनल पर परिवार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक नोटिफिकेशन जाएगा, तब आसानी आप प्रैक्टिस को डेली चेक पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।